अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आज का हमारा प्रोग्राम होगा कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इसके परफॉर्मे को अच्छी तरह से समझ लें। कुछ हमने पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन ले लिया हुआ था। आज हम उस परफॉर्मे को कंप्लीट करेंगे और चूँकि हमने बहुत सारी बातें पहले से डिस्कस की हुई हैं, इसलिए उन बातों को हम जल्दी रिपीट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? जब आपने ओपनिंग स्टॉक लिया और फिर आपने इसमें प्लस करना था परचेज़ को, और परचेज़ में मैंने आपको समझाया था कि कुछ चीज़ों को ऐड करना है और कुछ चीज़ों को लेस करना है। तो अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, और अगर आपके पास रिटर्न्स होंगी, और वहाँ डिस्कस हुआ था कि परचेज़ रिटर्न को आपने टेक ओवर करना है, रिटर्न आउट भी उन्हें कहते हैं, और जो रिटर्न्स क्रेडिट साइड पर लिखी होंगी उनको आपने यहाँ टेक ओवर करना है और परचेज़ में से लेस करना है, यानी कि जो रिटर्न आउट हो रही हैं। इस तरह से आप क्या करें, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक में आपने ऐड करना है परचेज़ को। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में परचेज़ को ऐड करेंगे, और साथ ही आपने ये समझना है कि परचेज़ के अंदर ये जो दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रिटर्न आउट, इनको भी एडजस्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक में आप ऐड करेंगे परचेज़ को, और परचेज़ के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रिटर्न आउट को लेस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके। अच्छा, अब आप पहले परफॉर्मा है इसको अच्छी तरह से समझना, यानी जो इंग्लिश लिखी हुई है इनको आपने याद करना है। अब जो इसके साथ साइंस लगे हुए हैं, जब हम अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं जब आपको भेजूंगा तो आपको वहाँ से क्लैरिटी होगी कि कब प्लस करना है, कैसे प्लस करना है, माइनस कब करना है, और माइनस की अमाउंट कैसे लिखनी है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इस वक्त आपका जो फोकस है वो जो इंग्लिश लिखी हुई है, कौन सा वर्ड कहाँ पर आना है, उस पर आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपने ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड की, तो जब आप कोई आंसर निकालेंगे, जैसे 2 में 2 प्लस किया तो इसका आंसर क्या आया? 4। तो ये जो 4 है ये एक आंसर है। तो अब जब भी आप कोई चीज़ प्लस करेंगे या लेस करेंगे उसके बाद एक आंसर निकलेगा, और उस आंसर को आपने अलहदा तरीके से शो करवाना है। जब आपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेजेस को ऐड किया ये एडजस्टमेंट करके, तो जो आंसर आपके पास निकलेगा वो रॉ मटेरियल अवेलेबल, ऐसे करके उसका आंसर लिख देना है, रॉ मटेरियल अवेलेबल। अब इसको अलहदा से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो आंसर्स होंगे आपने उनको ऐसे शो करवाना है। फिर इसके अंदर आपने लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अभी आपने फोकस रखना है सिर्फ ये जो इंग्लिश लिखी जा रही है। जब इंग्लिश अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा ओपनिंग स्टॉक की लाइन कौन सी है, परचेज़ की लाइन कौन सी है, सेल और रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक इनकी लाइंस कौन सी हैं। और उसके बाद हम इसको जब न्यूमेरिकल यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे सबकी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ पे करना है। अच्छा, अब फिर दोबारा से आप देखें कि जो रॉ मटेरियल ऊपर आंसर आया हुआ है उसमें से आपने करना था लेस क्लोजिंग स्टॉक को, तो फिर एक आंसर आ गया। तो जब आंसर आएगा मैंने आपको बताया कि उसको अलग तरीके से आपने लिखना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब फिर इसमें आपने क्लास में भी और बाकी जगहों पे भी ये डिस्कस किया है, इसमें दोबारा आपने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ऐसी लेबर जो फैक्ट्री के अंदर है और उसका रिलेशनशिप सिर्फ प्रोडक्शन के साथ है। फैक्ट्री में देखें कई तरह के मज़दूर होते हैं। लेट्स से फैक्ट्री एक टेक्सटाइल मिल है, तो जो मज़दूर वहाँ पर टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, या गारमेंट्स की फैक्ट्री है और गारमेंट्स बना रहे हैं, गारमेंट्स में ट्राउज़र सी रहे हैं, गारमेंट्स में शर्ट सी रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ये सारे मज़दूर और सारी लेबर इसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। चूँकि आपके क्वेश्चन में आपको पहचानना नहीं है, आपको यही वाली जो लाइन है यही नज़र आएगी, डायरेक्ट लेबर, तो आपने बस उसको ऐड कर देना है।
और उसी तरह से जब भी कोई चीज़ ऐड होगी तो उसके आंसर को थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर आपने लिखना है। तो आंसर इसका प्राइम कॉस्ट, ये नाम आपने याद कर लेना है, प्राइम कॉस्ट। मैं हर दफ़ा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस वक्त आपने इंग्लिश किस जगह पर लिखनी है और कैसे लिखनी है, आपका फोकल पॉइंट वो है। तो आप समझ रहे हो कि जैसे ही आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर ये जो मटेरियल कॉस्ट है इसके अंदर आपने लेबर को जमा किया तो जो आंसर आएगा वो प्राइम कॉस्ट होगी। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करना है, और मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड से डिस्कशन भी की हुई है। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, अच्छा इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि अगर कुछ लोगों को नाम भूल जाए तो वो याद रहे। फैक्ट्री ओवरहेड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन में FOH बोलते हैं। FOH क्या होता है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखनी है बात को, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, जो है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकिन फैक्ट्री में नहीं हो रहा, और है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो हो भी फैक्ट्री में रहा है। दोबारा बात सुने मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हों और वो फैक्ट्री के अंदर हों तो वो FOH होगा। अब दो एग्जांपल्स आप लेते हैं, जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको याद होगा कि आपने जब एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किया था तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए रेंट को आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा था। अच्छा चलिए, अब रेंट है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आप फैक्ट्री का पे करेंगे तो ये FOH बन जाएगा। अगर रेंट फैक्ट्री का पे करेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा, इसलिए ये FOH होगा। और वही रेंट अगर ऑफिस का पे करेंगे जो फैक्ट्री से बाहर कहीं और जगह पे बना हुआ है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर जो फैक्ट्री का वो नहीं होगा, वो FOH नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसी और सेंस का होगा, उसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, वो रेंट जो सिर्फ फैक्ट्री का पे कर रहे हैं वो FOH है, जो फैक्ट्री के अलावा किसी भी जगह का पे कर रहे हैं रेंट वो FOH नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं तो उसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने अगर एक्सपेंस पे किया है, सॉरी कॉल आ गई थी, अगर आपने मार्केटिंग एक्सपेंस पे किया है तो मार्केटिंग एक्सपेंस अगर तो आप फैक्ट्री का, चूँकि मार्केटिंग एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं फैक्ट्री से बाहर का, तो वो FOH नहीं है। हम इसका इंशाल्लाह ताला से कुछ देर में दोबारा डिस्कशन करेंगे FOH की, वो सारी लिस्ट को देखेंगे जिसमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। फ़िलहाल आपने फोकस रखना है कि यहाँ पे हमारे परफॉर्मे में कौन सी चीज़ आती है, और दूसरी बात इनका एक मेन थीम ज़रूर समझना है। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड या FOH इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर ही हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कैंटीन के एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री के अंदर है लेकिन उनका कपड़ा बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई क्लीनिंग फैक्ट्री के अंदर है उसका कपड़ा बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सुपरवाइज़र्स होते हैं जो काम नहीं करते वो इनडायरेक्ट है। जैसे आपकी फैक्ट्री का फ्यूल चार्जेस है, डीजल चार्जेस हैं, जैसे आपके फ्यूल में कोई कोल तार यूज़ हो रहा है तो उस फैक्ट्री में गैस जा रही है, उस फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि इनसे कपड़ा डायरेक्ट नहीं बन रहा, इनडायरेक्टली बन रहा है। मतलब उन एग्जांपल्स को हम दोबारा फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं ये सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सुपरविजन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, आप फ्यूल चार्जेस हो सकता है, गैस चार्जेस हो सकते हैं, कोल तार होता है, ये एक तरह का फ्लूइड है, आप समझेंगे जो लुक होती है ना उसको कोल तार बोलते हैं। जो आम तौर पे जिसको वो एक काला सा लिक्विड होता है उसको बोलते हैं, तो ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। हाँ, आपकी बुक में भी ये नाम आएगा, आप घबराए ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कोल तार। अब इन सारे एक्सपेंसेस को आप गौर से देखें। अगर सुपरवाइज़र है फैक्ट्री के अंदर है लेकिन वो काम नहीं करता, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट इनडायरेक्ट होता है, ये रेंट से कपड़े नहीं बनते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है लेकिन है फैक्ट्री का।
फ्यूल चार्जेस से कपड़े नहीं बन रहे लेकिन है फैक्ट्री का, गैस चार्जेस से कपड़े नहीं बनते लेकिन है फैक्ट्री का, कोल तार से कपड़े नहीं बनते लेकिन है फैक्ट्री का। तो अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको मैंने शो करवा दी हैं कि ये एग्जांपल्स हैं FOH की। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लें FOH का, ये सारी एग्जांपल्स हैं FOH की जो बाद में हम इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। इसका इस जगह के ऊपर आप स्क्रीनशॉट लें और इसको अलहदा लिख लें ताकि आपको याद रहे। अब अपने परफॉर्मे में वापस आ जाते हैं। तो आपने अब तक जो काम किया है वो क्या है, आपने रॉ मटेरियल अवेलेबल निकाल लिया, रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, टोटल मटेरियल कॉस्ट इसे बोलते हैं, फिर आपने प्राइम कॉस्ट निकाल ली। जब आपके पास FOH आ जाएगा तो इसमें भी चूँकि आप जमा कर रहे हैं तो इसको आपने फैक्ट्री कॉस्ट का नाम दे देना है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे बोल दें या फैक्ट्री कॉस्ट बोल दें। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिख लिया और इसको ज़रा थोड़ा अलहदा करके लिखना है, या आप मार्कर यूज़ कर लीजिएगा, ब्लू मार्कर यूज़ कर लें, और जो ये वाली चीज़ें हैं इनको आप सादे बॉल पॉइंट से लिख लीजिएगा। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई। अच्छा जी, इसमें आपने अब दो चीज़ें हैं, ऐड वाली और दो चीज़ें आपकी लेस वाली हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को भी आपने ऐड करना है, ये सारी कॉस्ट एक्चुअली ऐड ही हो रही होती है। जैसे आपने यहाँ देखा लेबर कॉस्ट भी ऐड की, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने ऐड किया। अब आगे दो चीज़ें ऐड होनी है और दो चीज़ें लेस होनी है। ऐड करना है आपने वर्क इन प्रोसेस, जिसको आप WIP का नाम दें शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको याद रहेगा। और इसमें कौन सा लेना है, सिर्फ ओपनिंग। तो आपने पहली चीज़ जो लिखी है वो वर्क इन प्रोसेस है, और वर्क इन प्रोसेस के अंदर सिर्फ ओपनिंग लेना है। अब फिर दोबारा से, चूँकि जब आप कोई चीज़ ऐड करेंगे, जब आप कोई चीज़ लेस करेंगे, उसके आंसर का आपने नाम साथ में लिखना है। तो जैसे ही आप वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर। ओके, पहले स्पेलिंग चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर। आए, मिट गया। चलें दोबारा लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हो गया। और इसको आपको मैंने बोला है कि थोड़ा सा अलहदा लिख लेना है, मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ ऐड करनी है, जब भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो नीचे जो आंसर आ रहा होगा उसको ज़रा हाईलाइट करना है आपने। इसमें से आपने ये ऐड किया ना, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। अब आपने इसमें से लेस करना है, दोबारा वर्क इन प्रोसेस ही है, ऐसे करता हूँ मैं, शॉर्ट करके लिख देता हूँ, वर्क इन प्रोसेस, लेकिन आपने टेक ओवर करना है इसमें क्लोजिंग को। ऊपर आपने वर्क इन प्रोसेस को लिया था लेकिन ओपनिंग को लिया था, और नीचे आपने वर्क इन प्रोसेस तो लेना है लेकिन क्लोजिंग को लेना है। और अब आप ये देखें, ये ऐड किया था तो आपने हाईलाइट कर दिया। अब आप यहाँ पर लेस कर रहे हैं तो फिर आपने जो इसका आंसर आएगा उसको हाईलाइट करके करना है। ये लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर आप सिंपल जो लिखेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखिए मैं ऊपर से ही कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, यानी वही लिखना है, सिर्फ आपने एक चीज़ मिटा देनी है इसमें, और वो है टू बी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में CGM बोलते हैं। परफॉर्मे की शक्ल चेक कर लें, आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट होके नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं हैं। जैसे ही आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, हाईलाइटेड आंसर, जैसे ही कोई चीज़ लेस कर रहे हैं, हाईलाइटेड आंसर, जैसे कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, हाईलाइटेड आंसर। अब आपको मैंने बताया दो चीज़ें ऐड करनी है, दो चीज़ें लेस करनी है, तो एक ऐड और लेस हो गया। अब अगला जो ऐड और लेस है वो क्या है, ऐड करना है आपने इसके अंदर फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, आसानी की बात मैं आपसे जो डिस्कस की है वो क्या है कि ये सब चीज़ें बुक में बनी बनाई आपको मिलेंगी, आपको कुछ भी अलहदा से कैलकुलेट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परफॉर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने परफॉर्मे को समझना है। ओके जी, अब हम ऐड कर रहे हैं फिनिश गुड, लेकिन ओपनिंग को ऐड किया, और फिर मैंने क्या कहा, जब भी कोई चीज़ ऐड करनी है या लेस करनी है तो नीचे
हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है। जब आप फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड या अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड ये भी लिख सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो भी लिख सकते हैं। और फिर इसको आप हाईलाइटेड रहने दीजिएगा। ये ऐड किया था फिनिश गुड्स ओपनिंग, अब आपने लेस करना है फिनिश्ड गुड्स को और कौन से क्लोजिंग को। ऊपर आपने ओपनिंग किया था तो नीचे आपके पास क्लोजिंग होगा। आपने जब फिनिश गुड्स को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड था। अब यही चीज़ नीचे लिखनी है, जब इसका आंसर निकलेगा तो उसको बोलना है कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेकिन आपने एक चीज़ मिटा देनी है बीच में से, वो है टू बी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। लें जी, ये आपका परफॉर्मा पूरा हो गया और आपका काम सिर्फ अब इतना है, इस परफॉर्मे को आपने याद करना है। मैं आपको इतनी तसल्ली दे देता हूँ कि अगर आपको ये परफॉर्मा याद हो गया तो फिर इसका मतलब है कि क्वेश्चन अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ये जो इसके अंदर थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम में आपने कोई चीज़ फिल नहीं करनी, इसको एज इट इज़ आपने रहने देना है। जो आपने काम करना है वो सारा आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को यूज़ करके करना है। जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप मटेरियल कॉस्ट तक, यानी कि मटेरियल कॉस्ट तक, वो सारा काम आपने यहाँ पर करना है फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको साइंस लगा देता हूँ। ओके, और बाकी सारा काम आपने इस कॉलम के अंदर करना है, ये भी साइन लगा देता हूँ आपको। बहरहाल, अच्छा, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपने लिए बना लेना आपने कि मेरी लाइन इधर है, मेरी लाइन इधर है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर अमाउंट पोस्ट करके बताऊँगा हर जगह के ऊपर कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। फ़िलहाल आपने ये फोकस रखना है इंग्लिश के पॉइंट्स पर। इनमें कौन सी चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, रॉ मटेरियल पहले आ रहा है, लेबर बाद में आ रही है, उसके बाद FOH आ रहा है, इसकी तरतीब याद करें। इस जगह के ऊपर आप वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दें और परफॉर्मा बनाएं। और आप सारे लोगों ने अगर अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझना है तो 2 से 3 मरतबा इस परफॉर्मे को बनाएं और याद कर लें। तो जैसे ही याद होगा मैं आपको कुछ देर के बाद क्वेश्चन नंबर 1 सेंड कर दूँगा। वो क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करके सेंड करूँगा, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना। पहले आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आपने इस परफॉर्मे को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो आप स्टॉप कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ये पूरा का पूरा परफॉर्मा अपनी कॉपी पे उतारें और 2 से 3 मरतबा करें। पहले कोशिश कर लें कि आप देख लें इसको जितना देखना है, और कोशिश करें उसको खुद करने की। नहीं हो रहा तो चलें, थोड़ा बहुत आप इसको यहाँ से देख के कर लें, मगर जो थर्ड टाइम आपने करना है उसमें आपने देखना नहीं है। पेंसिल से चाहे कर लें और बाद में टैली कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। ओके, आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब ये परफॉर्मा याद करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेंड करता हूँ कुछ देर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।